दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के अपने इस ऑनलाइन सेशन में। दोस्तों अपन पोस्ट ग्रेजुएशन की न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं और उसमें कल अपन ने न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में कि न्यूक्लियर रिएक्शंस एक्सोर्जिक और एंडोर्जिक रिएक्शंस होती हैं। एक में अपन को एनर्जी गेन होती है और दूसरी रिएक्शन में अपन को बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे एंडोर्जिक रिएक्शन में अपन को रिएक्शन को पूरा करने के लिए अपन को एनर्जी उसको बाहर से देनी पड़ेगी। उसके आगे की आज अपन चर्चा करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ एंडोर्जिक रिएक्शन। थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ एंडोर्जिक रिएक्शंस कि एंडोर्जिक जो रिएक्शन है उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी, कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे। तो होती क्या है थ्रेशोल्ड एनर्जी? द थ्रेशोल्ड एनर्जी is defined as the minimum kinetic energy given to the projectile so that the reaction may take place। कि अपन को प्रोजेक्टाइल को एनर्जी देनी पड़ेगी जिसके कारण उसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज होगी एंड एंडोर्जिक रिएक्शन क्या होगी, पैलेस होगी। ठीक है। इन एंडोर्जिक रिएक्शन minus Q energy is needed to excite the reaction which is provided by giving kinetic energy to the projectile but this whole kinetic energy provided to, इसके आगे है provided to projectile is not available for the nuclear reaction because some part of kinetic energy is used to give kinetic energy to the compound nucleus। जो बीच की न्यूक्लियस है उसको देने में चली जाती है। सो
ETH की वैल्यू क्या होगी, Q ग्रेटर देन Q स्लाइटली। In endorgic reaction, minus Q energy is needed to excite the reaction, which is provided by giving kinetic energy to the projectile, but this whole kinetic energy provided to projectile कि जो अपन projectile को जो kinetic energy दे रहे हैं is not available for the nuclear reaction because some part of kinetic energy is used to give kinetic energy to the compound nucleus, कि कंपाउंड न्यूक्लियस को काइनेटिक एनर्जी देने में चली जाती है। इसका एक्सप्रेशन देखिए, अपने कंसिडर किया क्या कि एक प्रोजेक्टाइल है और एक डॉटर न्यूक्लियस टारगेट, जिसको अपन ने पेरेंट न्यूक्लियस कहा है, और जब दोनों ये कंबाइन होते हैं तो दोनों कंपाउंड न्यूक्लियस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कंपाउंड न्यूक्लियस, यानी दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। ये अपने पास में क्या है? इंसिडेंट पार्टिकल, जिसको अपन प्रोजेक्टाइल पार्टिकल कह रहे हैं। इनिशियल इसकी वेलोसिटी क्या है दोस्तों? vi है, ठीक है। और ये अपना क्या है? टारगेट mt, इसका मास क्या है? mt, t फॉर टारगेट। और ये क्या माना अपने? एट रेस्ट, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। ये पेरेंट न्यूक्लियस है। जैसे ही टारगेट इस न्यूक्लियस पे इंसिडेंट होता है, जैसे ही प्रोजेक्टाइल इस टारगेट पे इंसिडेंट होता है, तो इन दोनों का मास क्या हो जाता है? mi प्लस क्या हो जाता है दोस्तों? mt, और इसको अपन ने क्या मान लिया? कैपिटल mc। c का मतलब है कंपाउंड न्यूक्लियस, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी दोस्तों? vc होगी। क्या होगी? vc इसकी वेलोसिटी होगी। अपन ने क्या माना? mi, जो प्रोजेक्टाइल का अपन ने मास लिया है, ये क्या है? इंसिडेंट मास ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। mi क्या है? मास ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। mi क्या है दोस्तों? मास ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। mt क्या है? मास ऑफ टारगेट, मास ऑफ टारगेट, मास ऑफ टारगेट न्यूक्लियस। vi क्या है? वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, ठीक है। mc, कैपिटल mc, मास ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस, मास ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस, एंड vc, vc क्या है? वेलोसिटी ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस, वेलोसिटी ऑफ कंपाउंड, वेलोसिटी ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई। अब इसके लिए अपन क्या लगाते हैं? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट, क्योंकि भाई न्यूक्लियर रिएक्शन है। और कल अपन ने ये डिस्कस किया था कि कुछ रूल्स होते हैं वो इन्वर्सली कंजर्वेशन लॉज होते हैं, जो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में, हर न्यूक्लियर रिएक्शन में वो क्या होंगे? फॉलो होंगे। तो अपन ने लगा दिया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अपन ने इनिशियल, ये तो क्या है? रेस्ट में है, और इस पे अपन ने कंजर्वेशन लगाया, तो क्या हो गया? mi प्लस 0, इसका तो मोमेंटम क्या है? 0, ठीक है। या 0 इंटू mt, भाई इसकी वेलोसिटी 0 है, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? mc vc। ये रिएक्शन से पूर्व की सिचुएशन है, और ये रिएक्शन के बाद की सिचुएशन है, और इसने क्या कर लिया? कंपाउंड न्यूक्लियस बना लिया। अब ये कंपाउंड न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होकर, टूट करके अपन को क्या देगा? अपना फाइनल प्रोडक्ट, और अपन को दे देगा प्रोडक्ट्स दे देगा, ठीक है ना। यहां से देखिए mi vi इक्वल्स टू mc vc, और इंप्लाइज दैट vc इक्वल्स टू mi vi बटे क्या हो जाएगा? mc, ठीक है। ये हो गया, vc आ गया। अब क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस Cn इक्वल्स टू क्या हो गया भाई? 1/2 mc vc स्क्वायर, ठीक है। अब
यहाँ से बराबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ Cn इक्वल्स टू 1/2 mc vc स्क्वायर, 1/2 mc vc की वैल्यू पुट कर दी तो ये क्या हो गया mi स्क्वायर vi स्क्वायर अपॉन mc स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास में आ गया। mc एक बच जाएगा, एक कटेगा तो कुछ है नहीं, एक mc कट जाएगा इसका, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 mi स्क्वायर vi स्क्वायर, ये mc कट गया तो ये क्या आ गया mc। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। ठीक है, एंड द एनर्जी अवेलेबल, सो द एनर्जी अवेलेबल फॉर the reaction equals to 1/2 mi vi square initial minus 1/2 mc vc स्क्वायर। ये एनर्जी अवेलेबल है, और एनर्जी अवेलेबल है तो इसको अपन क्या कहेंगे माइनस क्यू। सो द एनर्जी अवेलेबल फॉर द न्यूक्लियस फॉर द रिएक्शन, तो क्या हो जाएगी माइनस क्यू, और यहाँ से implies that minus q equals to 1/2 mi vi स्क्वायर माइनस 1/2, इसको अपन ने सोल्व कर लिया ये, तो ये क्या बच गया अपने पास में mi स्क्वायर vi स्क्वायर अपॉन mc। ठीक है, और यहाँ से अपन क्या कॉमन ले लें 1/2 mi vi स्क्वायर अपन कॉमन ले लें, तो क्या बच गया भाई 1 माइनस mi अपॉन mc। ठीक है, और यहाँ इम्प्लाइज दैट, इसको और आगे अपन बढ़ाते हैं तो अपने पास में क्या रिएक्शन निकल के आती है कि माइनस क्यू इक्वल्स टू 1/2 mi vi स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा mc माइनस mi बटे क्या हो जाएगा mc, और यहाँ से mi प्लस mt बराबर क्या है mc है, तो mi प्लस mt रखेंगे तो mi से mi कट जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट माइनस क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/2 mi vi स्क्वायर और mt अपॉन क्या आ जाएगा mi प्लस mt। ठीक है, और यहाँ से mc इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों mi प्लस mt, mi प्लस क्या हो जाएगा mt। इसको अपन इक्वेशन नंबर क्या कह सकते हैं 2 कह सकते हैं। ठीक है, हेंस थ्रेशोल्ड एनर्जी ETH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 mi vi स्क्वायर और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस क्यू यहाँ से इनटू mi प्लस mt बटे क्या हो जाएगा mt। ठीक है, इसका लघुत्तम तोड़ दो, LCM को ब्रेक कर दो, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस क्यू और 1 प्लस mi अपॉन mt। ठीक है, E एंथैल्पी, E थ्रेशोल्ड, ये अपने पास में रिएक्शन आ गई। सिंस यहाँ से देखिए, सिंस mi इंसिडेंट पार्टिकल अपॉन टारगेट, तो टारगेट की मास ज़्यादा है, इंसिडेंट का कम है, तो ये क्या आ गया लेस देन 1 आएगा। सो ETH यानी E थ्रेशोल्ड इज स्लाइटली मोर देन Q। क्या हो जाएगा स्लाइटली मोर देन Q। एक स्पेशल केस अपन डिस्कस करें। इफ रिएक्शन
इफ रिएक्शन इज इंड्यूस्ड बाई गामा फोटोन, कि रिएक्शन है वो किसके थ्रू हो रही है, गामा फोटोन के थ्रू हो रही है, देन एम आई बराबर एम गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। भाई इंसिडेंट पार्टिकल क्या हो जाएगा, एम आई हो जाएगा, यहाँ से गामा हो जाएगा, और गामा का जो फोटोन है उसका रेस्ट मास अपन ने क्या माना है, 0 माना है। तो ETH बराबर क्या हो जाएगा, -Q। ETH इक्वल्स टू -Q हो जाएगा। दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड that is threshold energy is equal to Q value, is equal to Q वैल्यू अपने पास में ये आ गया। ये एंडोर्जिक रिएक्शन के लिए दोस्तों थ्रेशोल्ड एनर्जी की क्या है, कंसेप्ट है, जो अपन को ध्यान में रखनी है। ठीक है, हो सकता है कि अपनी आरपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन आपको यदि ये ध्यान में है तो कोई भी क्वेश्चन आ भी जाता है तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अपने ब्राइट विग्नर फॉर्मूला, क्रॉस सेक्शन फॉर्मूले ये सारे अपने सिलेबस में है। तो दोस्तों ये न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए ही निकाले जाते हैं, इसलिए न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ लिया। अब देखिए रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द थ्रेशोल्ड एनर्जी, find the threshold energy for the reaction 23Na N अल्फा और 20F ऐसे रिएक्शन दी हुई है। तो कई बार तो यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि भाई इस रिएक्शन को अपन लिखेंगे कैसे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी अपन को निकालनी है। ठीक है, फाइंड द थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर द रिएक्शन 23Na N अल्फा F20, द Q वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन, Q value of this reaction is -5.4 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, MeV, एंड Mn इक्वल्स टू अपन को दे रखा है 1.008665 U। ठीक है, मास ऑफ Na23 इक्वल्स टू 22.9898 U। U का मतलब AMU में, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स में मास है, उसकी मेजरमेंट की जो यूनिट होती है वो एटॉमिक मास यूनिट होती है। AMU में अपन उसको मेजर करते हैं। तो यहाँ से रिएक्शन लिख लेते हैं पहले। इसमें देखो Na23, ठीक है, तो 11 होता है, 23 अगर ने दे रखा है, और इस पर जो प्रोजेक्टाइल है, इंसिडेंट पार्टिकल है, वो न्यूट्रॉन है, यानी 0N1। ठीक है, रिएक्शन जैसे ही हो गई तो एक तो अपने पास में क्या आएगी, फ्लोरीन, 9F क्या आ गया, 20 आ गया, और एक क्या निकल गया, अल्फा पार्टिकल यानी 2He4। अपन देखें तो मास कंजर्वेशन एंड एटॉमिक कंजर्वेशन दोनों फॉलो हो रहे हैं, इसका मतलब रिएक्शन ये होगी। और ये एंथैल्पी अपन थ्रेशोल्ड अपन को निकालनी है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, -Q और 1 + Mi/mt। इंसिडेंट पार्टिकल का मास और टारगेट का मास, दोनों का मास अपन को इन्होंने दे रखा है। Mi अपन को दे रखा है, देखिए कितना है, Mi बराबर ये रहा इंसिडेंट पार्टिकल का मास, यानी ये क्या है Mi, और ये क्या है अपने पास में टारगेट, यानी क्या है mt, टारगेट का मास है। दोनों की वैल्यू पुट कर दो, तो ETH इक्वल्स टू -Q, Q अपन को दे रखा है ये रहा, तो माइनस तो फॉर्मूले में है और माइनस ऑलरेडी दे रखा अपन को, तो -5.4 MeV इंटू 1 +
1.008665/22.9898 और ये हो गया। और जैसे इसको सोल्व करेंगे तो ETH स्लाइटली ग्रेटर देन, थोड़ी सी ही ज़्यादा आएगी, और वो कितनी आ जाएगी 5.635 MeV। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ ही जाए, आपको मिल ही जाए। ठीक है, तो इस हिसाब से दोस्तों अपन को क्या करना है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को कैलकुलेट करना है और थ्रेशोल्ड एनर्जी कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए एक। क्वेश्चन है, कंसीडर द रिएक्शन, consider the reaction 40 nitrogen alpha p और ऑक्सीजन 17, ऐसे दे रखी है ये रिएक्शन है। द एटॉमिक मासेस आर, द एटॉमिक मासेस आर m, so the nitrogen 14.007518 U, mass of He4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4.003873 U, मास ऑफ 17 ऑक्सीजन इक्वल्स टू अपन को दे रखा है 17.004529 U। आप लोगों को करना है, और मास ऑफ 1H1 प्रोटॉन है तो 1H1 दे रखा है 1.008144 U। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या अपन को कैलकुलेट करना है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को दोस्तों कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट थ्रेशोल्ड एनर्जी को कैलकुलेट अपन को करना है। तो सबसे पहले तो अपन को इसमें तो क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन अपन ने किया है उसमें आपको क्यू वैल्यू अगले ने दे रखी है, लेकिन इसमें क्यू वैल्यू दे नहीं रखी है। तो सबसे पहले तो अपन को इनिशियल मास माइनस फाइनल मास से क्यू वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए सबसे पहले रिएक्शन क्या है भाई, 7 नाइट्रोजन 14, ये तो टारगेट है। इंसिडेंट पार्टिकल क्या है अल्फा, यानी 2He4 इंसिडेंट पार्टिकल। तो क्या बना भाई, एक तो प्रोटॉन निकल गया और ऐड ऑक्सीजन 17 और प्लस 1H1 ये हो गया। तो देखिए मास नंबर कंजर्व हो रही है, 14 4 18, 17 1 18 और 7 2 9 और 8 1 9। ठीक है, क्यू वैल्यू अपन को दे नहीं रखी, जबकि थ्रेशोल्ड एनर्जी अपन निकालेंगे तो दोस्तों अपन को क्यू वैल्यू की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो ई थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए क्यू वैल्यू अपन निकालेंगे। तो क्यू वैल्यू का फॉर्मूला क्या है भाई, इनिशियल मास माइनस फाइनल मास। अपन ने पढ़ा है पहले, क्यू वैल्यू नहीं दे रखी है। तो यदि अपन इनिशियल मास देखें, इन दोनों का जोड़ें और फिर इन दोनों का जोड़ के इसमें से इसको घटा दें तो कितना आएगा, आप लोग घटाओगे इसको जोड़कर, मैं डायरेक्ट ही आपको वैल्यू लिख देता हूँ, माइनस 0 पॉइंट आएगा 00128 U। कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा भाई। इन दोनों का द्रव्यमान यानी नाइट्रोजन और हीलियम का दोनों का जोड़ोगे, इनका ऐसे जोड़ लगा दोगे नाइट्रोजन और हीलियम का, और इन दोनों का जोड़ोगे। ठीक है, ये फाइनल हो जाएंगे दोनों, इनको दोनों को जोड़ोगे तो ये तो हो जाएंगे फाइनल, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएंगे इनिशियल, इन दोनों का ऐड करोगे और फिर इनिशियल में से फाइनल घटा दोगे, जो डिफरेंस आएगा वो मैंने माइनस में ऐसे लिख दिया, माइनस में इतना डिफरेंस आ गया। अब अपन जानते हैं कि ये क्या 1 AMU, और 1 AMU के इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से अपन वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 0.00128 इंटू 931 MeV। ठीक है, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, माइनस 1.19 MeV। तो यहाँ से Q वैल्यू देखिए नेगेटिव आ गई, इसका मतलब रिएक्शन कौन सी है, एंडोर्जिक, दैट इज रिएक्शन इज, या दैट इज एंडोर्जिक।
एंडोर्जिक, दैट इज एंडोर्जिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आ गई? एंडोर्जिक रिएक्शन आ गई। अब इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी अपन निकाल सकते हैं, फॉर्मूला अपने पास में आ गया, ETH इक्वल्स टू माइनस, तो माइनस क्यू, तो माइनस क्यू की जगह 1 माइनस 1.19 और 1 प्लस MI, MI का मतलब इंसिडेंट पार्टिकल क्या है भाई? हीलियम है। हीलियम का मास कितना है? 4.003873 और बटे क्या है? MT, मास ऑफ टारगेट, तो 14.007518, तो ये क्या होगी दोस्तों? 1.53, क्या होगी? 1.53 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या हो गई? थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई। क्या होगी दोस्तों? थ्रेशोल्ड एनर्जी की कंसेप्ट ये आ गई। इस हिसाब से अपन को क्या करना है, ये रिएक्शन अपन को, और रिएक्शन पे बेस्ड न्यूमेरिकल थ्रेशोल्ड एनर्जी का कैलकुलेट अपन को करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? आप इसका क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चनों को करने हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी अपन डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। इसका जनरल आइडिया, न्यूक्लियर रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन का आपको जनरल आइडिया होना ही चाहिए, तो थोड़ा अपन डिस्कशन करते हैं। देखिए नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन अपन ने देखा कि न्यूक्लियर रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट होते हैं जो रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, और इनिशियल मास है, फाइनल मास में दोनों में क्या होता है? डिफरेंस होता है, जिसको अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो 2 मैकेनिज्म है। कितनी मैकेनिज्म है भाई? 2 मैकेनिज्म। 2 मैकेनिज्म। वन, पहली जो मैकेनिज्म है वो है कंपाउंड न्यूक्लियस रिएक्शन, CN रिएक्शन, कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शंस। और इसको किसने प्रपोज किया था? बोहर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। प्रपोज्ड बाय, अपन ऐसा लिख सकते हैं, प्रपोज्ड बाय बोहर 1936 में। किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? बोहर के द्वारा। और दूसरी प्रकार की जो रिएक्शन है उसको अपन कहेंगे दोस्तों डायरेक्ट रिएक्शन। डायरेक्ट रिएक्शन क्या कहेंगे? डायरेक्ट रिएक्शन। ये जो प्रोसेस है कंपाउंड न्यूक्लियस जो रिएक्शन है, ये 2 स्टेप प्रोसेस है। एक प्रोसेस में तो दोस्तों कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा और दूसरी प्रोसेस में कंपाउंड न्यूक्लियस से अपना फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो अपन ये क्या कहेंगे? ए 2 स्टेप, यही क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ए 2 स्टेप प्रोसेस। ठीक है, और डायरेक्ट जो रिएक्शन है दोस्तों वो कैसी प्रोसेस है? यूनिट स्टेप। कैसी प्रोसेस है? यूनिट स्टेप प्रोसेस है। इसमें डायरेक्ट ही क्या बनते हैं? प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, स्टेप फर्स्ट 2 स्टेप प्रोसेस है, तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? स्टेप फर्स्ट में क्या बनता है? अभी मैंने बताया, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस। और स्टेप सेकंड में क्या होता है? डीके ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस, डीके ऑफ CN। कंपाउंड न्यूक्लियस का डीके होता है और डीके होने के बाद में अपन को क्या मिलता है? फाइनल प्रोडक्ट्स अपन को मिलते हैं। ठीक है, हो गया फॉर्मेशन ऑफ। यहां द टाइम ऑफ इंटरेक्शन, द टाइम ऑफ इंटरेक्शन इज टो इक्वल्स टू 10⁻⁻16 सेकेंड, 10⁻⁻16 सेकेंड है। और ये जो कंपाउंड रिएक्शंस हैं ये वैलिड फॉर लो एनर्जी, वैलिड फॉर लो एनर्जीज, वैलिड फॉर लो एनर्जीज। और ऑल न्यूक्लियंस, ऑल न्यूक्लियन, क्योंकि नाभिक में तो न्यूक्लियन ही होते हैं, ऑल न्यूक्लियन पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। कि
नाभिक के न्यूक्लियस के सारे न्यूक्लियन हैं वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट में क्या है, द टाइम ऑफ इंटरेक्शन, यूनिट स्टेप प्रोसेस है, द टाइम ऑफ इंटरेक्शन is of order of nuclear lifetime, और न्यूक्लियर लाइफ टाइम टो बराबर 10⁻⁻22 से 10⁻⁻23 सेकेंड होता है। इसको वैसे भी आप ध्यान में रखोगे कि एक न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियर इंटरेक्शन है, इसका मतलब दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी, और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का टाइम पीरियड कितना है, 10⁻⁻22 और 10⁻⁻23 सेकेंड होता है। ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। और ये क्या हो गया, किसके हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, ये किसके लिए वैलिड है, फॉर हाई एनर्जी, और ओनली फ्यू न्यूक्लियन पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, कि खाली फ्यू न्यूक्लियन ही पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए, बहुत सिंपल सा, बहुत जोरदार सा क्वेश्चन आता है, 1 सेकंड भी आपको सोचने की चिंता नहीं है, बस क्वेश्चन आया। जैसे मान लो ये आ जाए कि लो एनर्जी के लिए कौन सी रिएक्शन वैलिड है, तो आपको लिखना है डायरेक्ट रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन, 2 टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शन, एक तो कौन सी है, कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसमें पहले 2 स्टेप प्रोसेस है, पहले कंपाउंड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, कंपाउंड न्यूक्लियस का क्या होता है, डीके होता है। डीके होने पे अपन को फाइनल प्रोडक्ट और पार्टिकल अपन को मिलते हैं। तो फर्स्ट में तो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस, 2 स्टेप प्रोसेस है, यही क्वेश्चन आ सकता है कि कंपाउंड न्यूक्लियस क्या है, 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ क्या है, कंपाउंड न्यूक्लियस है, पहले कोई न्यूक्लियस बनता है, उसके बाद में वापस डीके होकर अपन को रिएक्टेंट मिलते हैं। डीके ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस 2 स्टेप प्रोसेस है। इसका जो इंटरेक्शन ऑफ टाइम है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के इक्विवेलेंट है। ठीक है, और वैलिड फॉर लो एनर्जीज, जब पार्टिकल की एनर्जी क्या हो जाती है दोस्तों, लो हो जाती है, तब कंपाउंड न्यूक्लियस रिएक्शन है, कंपाउंड न्यूक्लियन रिएक्शन है वो वैलिड होती है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि लो एनर्जी के लिए कौन सी रिएक्शन वैलिड है। तो लो एनर्जी के लिए दोस्तों कौन सी रिएक्शन वैलिड है भाई, कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन वैलिड है। ठीक है, और इसके अंदर ऑल न्यूक्लियन पार्टिसिपेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें सारे के सारे न्यूक्लियंस पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या कहलाती है, कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाती है। डायरेक्ट यही पर्सन यूनिट स्टेप प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस में सब कुछ हो जाता है, प्रोडक्ट अपन को मिल जाता है। द टाइम ऑफ इंटरेक्शन इज ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर लाइफ टाइम, ये अपनी न्यूक्लियस का लाइफ टाइम है, या अपन ये कह सकते हैं कि अपने जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है, अपने सिलेबस में है न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर जो फोर्सेस हैं उन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस का टाइम पीरियड यही है, या उस इंटरेक्शन का टाइम पीरियड यही है। और दूसरा कि जब भी अपन बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस में, तो यहाँ पर क्या एक्सचेंज होता है, मेसॉन्स, क्या एक्सचेंज होते हैं दोस्तों, मेसॉन्स। और मेसॉन्स भी कौन से, पाई मेसॉन्स, पाई प्लस, पाई माइनस और पाई जीरो, क्योंकि इंटरेक्शन तब तक नहीं हो सकती जब कुछ न कुछ एक्सचेंज ना हो। जैसे मान लो इस ब्लैक बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ तो स्याही से इंटरेक्शन हो रहा है, ब्लैक बोर्ड बिटवीन मार्कर, तो जब भी ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन होगी तो कुछ न कुछ एक्सचेंज होगा, दैट एक्सचेंज पार्टिकल इज नोन एज पाई मेसॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की है। और ये जो एनर्जी है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस सबसे क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर न्यूक्लियर फोर्सेस है। और वहाँ से यदि अपन को न्यूक्लियन को निकालना है, क्योंकि रिएक्शन तो तभी होगी जब कोई न कोई रिएक्शन पार्टिकल निकलेंगे, और वहाँ से निकलेंगे तो अपन को हाई एनर्जी के लिए रिएक्शन क्या है, वैलिड है। और इसके अंदर फ्यू न्यूक्लियन ही क्या करते हैं दोस्तों, पार्टिसिपेट करते हैं। ये अपन को ध्यान में रखना है, ये छोटी छोटी बातें हैं जहाँ से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब दोस्तों देखिए आगे अपन और चर्चा करते हैं कंपाउंड न्यूक्लियस के बारे में, थोड़ी सी चर्चा और, फिर अपन क्रॉस सेक्शन पढ़ते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन का, ब्राइट विग्नर फॉर्मूला जो अपन के सिलेबस में पूरा का पूरा है। ठीक है, कि भाई कंपाउंड न्यूक्लियस क्या है। तो देखो कि मान लो
अपन बात कर रहे हैं क्या कि कोई कंपाउंड न्यूक्लियस बन रही है, ठीक है, और उसको अपन को कंफर्म करना है। तो अपन देखिए एक कंपाउंड न्यूक्लियस की बात करते हैं 30Zn64 और इस पे स्टार लगा हुआ है कि भाई ये किसी प्रोसेस में ये प्रोडक्ट बन गया। स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब इसके पास में क्या है, सरप्लस एनर्जी है, ठीक है। अब देखिए अपन बात करें तो 30Zn64 स्टार इज, ये कंपाउंड न्यूक्लियस है, इज फॉर्म्ड बाई टू प्रोसेस या टू वेज। ये दो तरीके से बन सकता है। मैं एग्जाम्पल को उठा के ले रहा हूं जहां से अपन कंपाउंड न्यूक्लियस के बारे में कुछ और चर्चा कर सके, ठीक है। अपन ने कैसे बनाया इसको, फर्स्ट वे क्या है, पहला वे क्या है, फर्स्ट वे अपन किस हिसाब से बनाए इसको, फर्स्ट वे क्या कहता है कि 29 कॉपर 63 और इस पे अपन किसका इंसिडेंट करवा दें, प्लस 1H1 प्रोटॉन का इंसिडेंट करवा दें, तो ये अपने पास में क्या बन जाएगा 30Zn64, ठीक है। अब यदि ये टूटे तो ये कैसे कैसे टूट सकता है, ठीक है। फर्स्ट वे को थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं ताकि मैं मोड को सही से बना सकूं। फर्स्ट वे क्या है भाई, 29 कॉपर 63 और उस पर अपन 1H1 प्रोटॉन को इंसिडेंट करवा दिया, तो अपने साथ में ये क्या बन गया 30Zn64 और ये क्या बन गया, स्टार बन गया, ठीक है। अब देखिए ये वापस टूटे तो कैसे टूटेगा, 68Zn टूटे, Zn में टूट जाए और प्लस क्या बन जाए 1N0 न्यूट्रॉन बन जाए, एक न्यूट्रॉन पार्टिकल निकल जाए। या ऐसे टूट सकता है 67Zn और प्लस कितने 2 न्यूट्रॉन निकल जाए 0N1। ये लिखने का तरीका है, कैसे भी आप लिख दो, 2 न्यूट्रॉन निकल जाए। या ऐसे हो सकता है कि 62Cu प्लस एक प्रोटॉन निकल जाए प्लस एक न्यूट्रॉन निकल जाए, ये 63 और ये 62, ठीक है। और ऐसे इस हिसाब से हो सकता है, ठीक है। एक तो ये फॉर्मेशन हो सकता है। दूसरा वे क्या हो सकता है, सेकंड वे, इसका फॉर्मेशन का क्या भाई कि 28 निकिल 60 निकिल है प्लस 2He4। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं एक इंपॉर्टेंट चीज, और इससे क्या बन गया 30Zn64 बन गया और स्टार बन गया। यहां से देखिए और कैसे मोड टूट सकते हैं, ठीक है। ये बन जाए 63Zn बन जाए प्लस 0N1 बन जाए, ठीक है। 62Zn बन जाए प्लस 2 न्यूट्रॉन बन जाए निकल जाए और प्लस 62 कॉपर बन जाए प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बन जाए। तो अब मेरे कहने का मतलब ये है कि एक तो ये डीके प्रोसेस होगी, एक ये अलग अलग डीके प्रोसेस होगी। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बोथ डीके मोड्स आर सेम, बोथ डीके मोड्स आर सेम, ठीक है। पहले तो डीके मोड्स इतने ही नहीं होंगे, मैनी डीके मोड्स पॉसिबल। कोई भी कंपाउंड न्यूक्लियस जब प्रोडक्ट बनाता है तो बहुत सारी रिएक्शंस में पॉसिबल हो सकते हैं, इन्फिनिटी। ये अपन न्यूक्लियर ये अपन ने पढ़ाया था न्यूक्लियर फ्यूजन में पढ़ाया था। तो मैनी मोड्स ऑफ रिएक्शन विल बी पॉसिबल। तो ये मैंने तीन ही बनाए हैं, लेकिन 3 से भी ज़्यादा मोड पॉसिबल हो सकते हैं और अलग अलग तरीके से बने हैं। तो कंपाउंड न्यूक्लियस की हाइपोथेसिस क्या कहती है कि कंपाउंड न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट, कंपाउंड न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट, कंपाउंड न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट या डीके ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस, डीके ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोड ऑफ फॉर्मेशन। कि वो कैसे बने हैं इससे अपन को मतलब नहीं है,
कि अलग तरीके से बने हैं, इस तरीके से बने हैं, इनके जो मोड हैं वो क्या है, एक जैसे हैं। तो कैसे बने हैं इस बात पर ये निर्भर नहीं करते, बोथ डी के मोड्स आर क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, जैसे सिग्मा पी एन, ये क्रॉस सेक्शन है पी एन, पी एन का मतलब क्या है, सिग्मा पी एन निकल रहा है, प्रोटॉन इंसिडेंट है और न्यूट्रॉन क्या है, निकल रहा है। ऐसे ही सिग्मा पी टू एन, भाई प्रोटॉन इंसिडेंट है, सिग्मा पीपीएन, पीपीएन, सिग्मा पीएन इंसिडेंट पार्टिकल प्रोटॉन और निकलने वाले पार्टिकल क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ये क्या है, उस न्यूक्लियर रिएक्शन का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है ना। ऐसे ही सिग्मा अल्फा एन, ऐसे ही अपन बात करें सिग्मा अल्फा टू एन, ऐसे ही अपन बात करें सिग्मा अल्फा पी एन, अल्फा पी एन। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये फाउंड दैट क्या है भाई, कि सिग्मा पी एन अनुपात सिग्मा पी टू एन अनुपात सिग्मा पी पी एन अनुपात बराबर किसके होगा, सिग्मा अल्फा एन अनुपात सिग्मा अल्फा टू एन अनुपात सिग्मा अल्फा पी एन। और इसी आधार पर अपन क्या कह सकते हैं कि जो कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मोड ऑफ फॉर्मेशन। डीके ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन। और ये सिग्मा क्या है, इस न्यूक्लियर रिएक्शन का क्या है, क्रॉस सेक्शन है। क्या है, क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना, जहां से मतलब ये अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन, 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 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है कि ये कोई टारगेट है और ये कोई इंसिडेंट पार्टिकल है जो इस टारगेट पे इंसिडेंट हो रहा है। अपन क्या लिख रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of a nuclear reaction is measured by a quantity which is called reaction, which is called reaction cross section and denoted by सिग्मा ए बी, डिनोटेड बाई सिग्मा ए बी। अर्थात इसका मतलब क्या है, सिग्मा ए बी का इसको अपन करते हैं, ये किसके लिए डिफाइन किया है, तो अपन लिख देते हैं आगे फॉर ए प्लस एक्स बराबर क्या बन जाएगा, वाई प्लस बी। क्या बन जाएगा, वाई प्लस बी। और ये जो क्रॉस सेक्शन है इसकी यूनिट क्या होगी, बांड, BARN बांड। और 1 बांड इक्वल्स टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। 1 बांड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट, द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन, द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए nuclear reaction, cross section of a nuclear reaction depends upon the energy of incident particle as well as the nature of projectile।
किस पे डिपेंड कर रहा है? क्रॉस सेक्शन ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रॉस सेक्शन डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल एज वेल एज नेचर ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, द टोटल क्रॉस सेक्शन can be written as sum of partial cross section. The total cross section can be written as partial cross section, और सिग्मा टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सिग्मा एस सी प्लस सिग्मा आर। ठीक है, सिग्मा एस सी का मतलब क्या है? स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, और ये दोस्तों क्या है? न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यदि डीके मोड्स बहुत सारे पॉसिबल हैं, क्या हो जाएंगे? डीके मोड्स बहुत सारे पॉसिबल हैं। जैसे मान लो ये सी स्टार है कंपाउंड न्यूक्लियस, और इसके डीके मोड क्या हो सकता है? वाई प्लस बी हो सकता है, तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? सिग्मा वन। न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं अपन। फिर मान लो ये नहीं है, वाई वन प्लस बी वन है, तो इसके अकॉर्डिंग क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? सिग्मा टू। ऐसे ही y2 प्लस b2, तो क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? सिग्मा थ्री एंड सो ऑन। इसी हिसाब से इसके बहुत सारे इन्फिनिटी मोड पॉसिबल है, सो ऑन। ठीक है, इसी हिसाब से ये भी सो ऑन। तो जो न्यूक्लियर सिग्मा आर है, अपना न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरिया है, सिग्मा आर की वैल्यू क्या हो सकती है दोस्तों? सिग्मा आर इक्वल्स टू सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू प्लस सिग्मा थ्री एंड सो ऑन, मैनी मोड पॉसिबल। ठीक है, और अपन क्या कहेंगे इसको? सिग्मा वन कोमा सिग्मा टू कोमा सिग्मा थ्री एंड सोन सिग्मा एन आर कॉल्ड पार्शियल क्रॉस सेक्शन, आर कॉल्ड पार्शियल क्रॉस सेक्शन, आर कॉल्ड पार्शियल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो इस हिसाब से टोटल क्रॉस सेक्शन की अपन बात करें तो दोस्तों स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एंड न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन दोनों का सम होगा। और न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन में अपन बात करेंगे वही कंपाउंड न्यूक्लियस की कंसेप्ट यदि आ रही है, तो कंपाउंड न्यूक्लियस मैनी मोड पॉसिबल है, तो सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री एंड सो ऑन। जैसे वाई थ्री प्लस बी, बहुत सारे मोड पॉसिबल हो सकते हैं। तो सिग्मा आर जो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन है वो क्या हो जाएगा? सिग्मा आर इक्वल्स टू सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू एंड सो ऑन, एंड सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री आर नोन एज पार्शियल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक टर्म और है जिसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? पार्शियल विड्थ। कैसे कि न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल हो रही है, तो हर न्यूक्लियर रिएक्शन की क्या है? अपनी एनर्जी लेवल्स है। ये मान लो जैसे एनर्जी लेवल है, एक की विड्थ अपन बोले गामा वन, दूसरे की गामा टू, गामा थ्री, तो अपन डिस्कस कर लेते हैं पार्शियल विड्थ। क्या? पार्शियल विड्थ। लेट गामा वन कोमा गामा टू गामा थ्री, हर क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग विड्थ गामा एन बी पार्शियल विड्थ then total width then can be written as gamma equals to gamma 1 gamma 2 gamma 3 and so on gamma n। टोटल पार्शियल विड्थ क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी। और इसको अपन टाइम पीरियड यदि अपन कैलकुलेट करना चाहें तो इसको अपन लिख सकते हैं गामा टी या गामा टो
अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू एग्जैक्टली एच क्रॉस आप जानते हो, एच क्रॉस एच कट एक नियतांक है 1.054 गुणा 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। और यहाँ से यदि विड्थ अपन को दे रखी है गामा विड्थ, तो अपन टो टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, और टो यदि अपन को दे रखा है तो अपन विड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। गामा मेजर्स द प्रोबेबिलिटी, ये गामा किसको मेजर करता है, तो गामा मेजर्स द probability, gamma measures the probability of decay, gamma measures the probability of decay of compound nuclear reaction या compound nucleus। किसकी विड्थ प्रोबेबिलिटी को मेजर करता है, कंपाउंड न्यूक्लियस की प्रोबेबिलिटी को मेजर करता है। गामा मेजर्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस, कि कंपाउंड न्यूक्लियस की प्रोबेबिलिटी को मेजर करता है। इस पे कई बार न्यूमेरिकल भी आ सकता है। और ये अपना जैसे अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल अपन पढ़ते हैं, एनर्जी, वहाँ दोस्तों अपन एनर्जी डेल्टा ई डेल्टा टी पढ़ते हैं, अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू क्या एच कट, तो डेल्टा ई यहाँ एज ए गामा ई है, और डेल्टा टी का मतलब क्या टो है और एच क्रॉस है। तो जैसे ही न्यूक्लियर रिएक्शन आए और किसी चीज़ में अनिश्चितता आए, तो अपन को ये फॉर्मूला लगाकर क्या करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कर लेना है। वरना बहुत सारे बच्चे इस कन्फ्यूज में रहते हैं कि अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल तो न्यूक्लियर रिएक्शन में लगता ही नहीं है, और वो ऐसे क्वेश्चनों को करते नहीं है और वहाँ से वो पिछड़ जाते हैं। तो इस फॉर्मूले को लगाकर अपन को क्या करना है, बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है, एक आधा क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, तो आप इसको अच्छे से याद करोगे। और नेक्स्ट क्लास में अपन ब्राइट बिगिनर फार्मूला के बारे में, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन के बारे में अपन और डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस जो अपनी यूनिट है उसकी 1 या 2 क्लास और होनी है, उसके बाद में अपनी न्यूक्लियर फिजिक्स एंड पार्टिकल फिजिक्स की जो पीजी की जो यूनिट है दोस्तों, वो भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। आज के लिए इतने, थैंक्स।